हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की भौतिकी का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेक्चर नंबर 6 को लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और साथ ही इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो कॉपी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आज का जो हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो हेडिंग आप लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझे क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो बिंदु A और B हैं और दोनों बिंदुओं पर आवेश रख देते हैं। इस पर हम -q आवेश रख देते हैं और इस पर एक +q आवेश रख देते हैं। इन दोनों आवेशों के परिमाण सेम है और इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, कैपिटल L है। और ये जो कैपिटल L है बहुत ही कम है, मतलब ये जो दूरी है यह दूरी माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में। तब ये जो निकाय बनेगा इस निकाय को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसकी परिभाषा में लिख लेते हैं, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बार और समझे हमने क्या बताया। हमने यह बताया कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों से मिलकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये जो L है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दूरी इतनी छोटी होती है कि माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव के अक्ष की। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। यानी ये जो रेखा है इससे हम लोग द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अब द्विध्रुव की लंबाई के बारे में जानते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसे द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बहुत सी बुकों में 2L भी लिखा होता है। तो 2L लिखे होने का कारण यह है कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से बहुत से सूत्रों की उत्पत्ति करते हैं तो ये लेंथ 2L लेने से वह जो एक्सप्रेशन होता है काफी इजी हो जाता है, जिस वजह से हम इन दोनों बिंदुओं आवेशों के बीच की दूरी 2L भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका नेट आवेश कितना है, मतलब उसका कुल आवेश कितना है। तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। क्यों 0 होता है? हम देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के जो परिमाण है वह सेम है, एक माइनस है एक प्लस है। हालांकि क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है तो जो आवेश होते हैं वो विजातीय नेचर के होते हैं, एक माइनस एक प्लस। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, उसका 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, 0 होता है। अब प्रश्न आपसे, यह जो आवेश है टोटल 0 है,
तो क्या वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा? नहीं। रीजन क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच का सेपरेशन। ये जो आवेश एक दूसरे से यल दूरी पर रखी गई है, जिस वजह से इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। एक केस में वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जब यदि R इज ग्रेटर देन 2L हो तब। इस केस के बारे में चर्चा जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप यह समझें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसे मिटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? परंतु वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे कि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके मध्य वैद्युत द्विध्रुव भी होता है, जैसे HCl हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया। इन अणुओं के मध्य वैद्युत द्विध्रुव पाया जाता है। रीजन इसका यह है कि इन अणुओं का धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है वो संपाती नहीं होता, जिस वजह से इन अणुओं के मध्य वैद्युत द्विध्रुव पाया जाता है। हाँ, अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव के पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अब हमारा जो अगला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसे फटाक से वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब अगला हम लोग हेडिंग लगाएंगे मिटाओ तो नहीं ना, एहू के ना एक रिमूव कर दे, मिटाने बड़ा टाइम लगता है, वीडियो का मोहर हो जाता है। हाँ, अब हमारा जो अगला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आघूर्ण, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। हालांकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को मापते हैं। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो क्या हो जाएगी परिभाषा? तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण Q वह दोनों आवेशों की बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी कैपिटल L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण कहलाता है। यह इसकी परिभाषा हो। एक बार और समझिए हमने क्या बताया। हमने यह बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या हो जाएगा? P बराबर
Q L हो जाएगा। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब इसका हम लोग मात्रक लिख सकते हैं, बीमा लिख सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका एसआई मात्रक, आवेश का मात्रक जानते हैं, आवेश कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, इसका अन्य मात्रक डेवई होता है, डेवई भी होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है 1 डेवई होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम मीटर के इक्वल। इसका हम लोग बीमा भी लिख सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगा? बीमा इसका हो जाएगा, आवेश का बीमा जानते हैं कि 80 होता है, यम तो इसमें है ही नहीं, यल का बीमा जानते हैं कि यल होता है, तो बीमा क्या हो जाएगा इसका? यम 0 यल ए टी हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसका आपको दिशा तो बताना पड़ेगा। तो चलिए इसके दिशा की बात करते हैं। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, धनावेश की तरफ होती है। अब सदिश है तो इसका सदिश रूप हम दिखा दें कि सदिश रूप क्या हो जाएगा। सदिश रूप इसका जो हो जाएगा, सदिश रूप वेक्टर P बराबर Q L वेक्टर, यह इसका सदिश रूप हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जो वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे उसमें उस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। फिजिक्स में दिशा कहां होती है? ऋणावेश से धनावेश की तरफ। एक बार और समझिए हमने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक बार और समझा जाए। हमने यह बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कैपिटल L था उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। डिफाइन कर दिए कि P बराबर क्या हो जाएगा? Q डॉट L हो जाएगा, Q इंटू L पढ़ सकते हैं इसे। इसका एसआई मात्रक लिखा जा सकता है, आवेश का मात्रक जानते हैं कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका अन्य मात्रक भी डेवई होता है, जो 1 डेवई 3.3 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम मीटर के इक्वल होता है। अब बात करते हैं इसके बीमा की। बीमा हमने यहां लिख दिया। पूरा हमने बताया कि कैसी क्वांटिटी है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो आपको इसका दिशा तो बताना पड़ेगा। दिशा कहां हो जाएगा? जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। तो इसका हमने फाइनली इसका सदिश रूप भी लिख दिया। अब उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको फुल्ली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, उससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे वीडियो पोस्ट करके फटाक से नोट कर लें। अब हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला हमारा न्यूमेरिकल होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई HCl मॉलिक्यूल है, HCl अणु है, H यहां पर है और Cl यहां पर है, यानी एक बिंदु पे H है, दूसरे पे Cl है, और दोनों के बीच की दूरी जो कैपिटल है, यह दूरी दी गई है 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इस पर आवेश -Q, इस पर प्लस होता है ना, इस पर -Q आवेश है। आपको बताना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक परमाणु पर कितना आवेश है। इस वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है P बराबर 3.4 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम मीटर। आपको बताना है कि इस परमाणु के प्रत्येक पर आवेश कितना है। तो आप जानते हैं आंसर है ना, आंसर पर प्रश्न लिख दिया जाए, पूरा प्रश्न पर लिखेंगे, प्रश्न लिख दिया जाए। ठीक है, तो HCl अणु के
प्रत्येक परमाणु पर चलो काम हाँ, HCl अणु के प्रत्येक परमाणु का आवेश ज्ञात कीजिए, आंसर होगा। अब इसका हम लोग आवेश ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर QL होता है। हमसे आवेश पूछा गया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, P बाई कैपिटल L। P का मान पता है, L का मान पता है, तो आवेश तो इजीली ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा, P का मान कितना दिया है, 3.4 इंटू 10⁻13 कूलम मीटर। दूरी क्या दी गई है, 1.0 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे तो Q बराबर क्या मिलेगा, 10 के पावर -10 को ऊपर भेजेंगे, घट जाएगा, 10 के पावर -20 हो जाएगा। एक दशमलव के अंक बाद यहां भी एक अंक के बाद सुना, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। चाहे इसको डिवाइड दे देंगे तो बात वही हो जाएगी, 3.4 इंटू 10⁻20 कूलम आ जाएगा। यानी H पे भी इतना ही आवेश होगा, Cl पे भी उतना ही आवेश, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है तो समान परिमाण के विजातीय आवेश होते हैं। यानी एक धनावेश होता है तो दूसरा ऋणावेश होता है, यानी एक पर इतना धनावेश आ जाएगा, दूसरे पर इतना ही ऋणावेश आ जाएगा। बहुत हल्का प्रश्न था, ये तो आपको समझ में आएगा इजीली। अगला हम लोग देखते हैं, चलिए अगला देखा जाए। थोड़ा कठिन प्रश्न लिया जाएगा तो मजा आएगा, है ना। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके जो शीर्ष हैं A, B और C है, और इस पर जो आवेश रखा गया -2Q कूलम का आवेश है। इस पर जो आवेश है +Q रखा गया है, और इस पर जो आवेश है वो भी क्या है, +Q आवेश है। तब इस समायोजन में आपको बताना है कि परिणामी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा। आपको बताना है इस समायोजन में परिणामी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। आंसर दिया जाए इसका। इस समायोजन में हम देख रहे हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, और हम देख रहे हैं कि इसके बिंदु पर हम देख रहे हैं कि A पर जो -2Q कूलम का आवेश रखा गया है, तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज दो द्विध्रुवों से मिलकर बना माना जा सकता है। कैसे, ये जो -2 है इसको हम लोग -Q लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका -Q और इसका +Q मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण कर देगा, और इसका एक जो -Q बचा है और इसका +Q मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण कर देगा। यानी इस समायोजन को हम मान के चल सकते हैं कि ये दो द्विध्रुवों से मिलकर बना हुआ है, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए क्या है, P1 और P2 है। परिणामी ज्ञात करना है ना, तो परिणामी हमें कहां मिलेगा, इसके सेंटर से जाता हुआ परिणामी हमें इस दिशा में मिल जाएगा, है। तो क्या हम लिख सकते हैं, इस समायोजन को दो द्विध्रुव AB और AC से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। दो द्विध्रुव AB हो गया, वह AC से मिलकर बना माना जा सकता है, माना जा सकता है। जब ये दो द्विध्रुवों से मिलकर बना है तो इसके परिमाण निकाल लेते हैं लोग। अतः P1 कितना हो जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, इसका परिमाण लिख लीजिए Q और बीच की दूरी A है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 के कारण वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। दिशा कहां होगी, A से B की तरफ। दिशा कहां होगा,
ए से बी की तरफ दिशा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार P2 निकाल सकते हैं। P2 कितना निकलेगा? P2 भी किसी एक आवेश का परिमाण Q और बीच की दूरी a, ये भी निकल जाएगी। दिशा की बात की जाए तो दिशा कहां? A से C की तरफ, क्योंकि ऋणावेश है, धनावेश यहां पर है, तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवी की जो दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। दिशा कहां हो जाएगा? A से C हो जाएगा। दिशा की बात की जाए तो A से C हो जाएगा। अब हमें परिणामी निकालना है, तो इसको आप नोट कर लें क्या? इसे मिटा रहे हैं, इसे वीडियो को पॉज करके इधर वाले साइड को नोट करना फटाक से। हाँ देखिए, इस समायोजन में परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P बराबर, देखिए एक द्विध्रुव इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, यानी दो सदिशों को जोड़ना। एक सदिश की दिशा यह है, दूसरे सदिश की दिशा यह है, तो दो सदिशों को कैसा जोड़ा, कैसे जोड़ते हैं हम लोग जानते हैं कि जो परिणामी होता है क्या हो जाएगा? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos थीटा होता है। थीटा क्या होता है? दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है, यानी एक सदिश P1 है, दूसरा सदिश P2 है, इसके बीच के कोण की बात की जा रही है। हालांकि एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 60 डिग्री के, यानी उसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का मान कितना रखा जाएगा? 60 रखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, वो सेम आई है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो P1 है वो क्या है? P2 भी है, यानी दोनों वैद्युत द्विध्रुवों का जो परिमाण है वह सेम है। तो इसको फाइनली हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? P1 P2 को इक्वल किया जाएगा तो मिल जाएगा P1 का स्क्वायर, और इसको जोड़ दिया जाएगा तो 2P1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2P1 का स्क्वायर हो जाएगा। P1 P2 बराबर है तो हमने मान लिया P1, तो P1 का स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 2P1 यहाँ है, 1P1 यहाँ, मिलके क्या हो जाएगा? 3P1 का स्क्वायर मिल जाएगा। फाइनली P बराबर क्या हमें मिलेगा? रूट में 3 निकल जाएगा, वो हो जाएगा P1 क्या हो जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा। अब जो हम P1 का मान तो जानते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनली रिजल्ट? रूट में 3 इंटू P1 का मान अभी निकाला है, क्या निकाला है? QA हो जाएगा, यानी P की जो वैल्यू आएगी रूट में 3 इंटू QA आ जाएगी। यह वैद्युत द्विध्रुव हमें क्या मिलेगा? परिणामी में। इसकी दिशा की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि BAC के अर्धक है, क्योंकि जो P1 का परिमाण है वही P2 का परिमाण है, यानी इन दोनों सदिशों का जो वैल्यू है वह सेम है। इससे जो परिणामी मिलेगा इसके बिल्कुल बीच से होकर जाएगा, यानी दिशा जो हो जाएगा, दिशा कोण BAC के अर्धक के अनुदिश, है ना? कोण BAC के अर्धक के अनुदिश होगा। मजा आ गया सवाल करके, ठीक है? नोट कर लिए फटाक से, इसको नोट कर लीजिए। तो एक और लास्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। हाँ, अब जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा है तीसरा नंबर। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु है मान लीजिए, ठीक है? एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे क्या है? प्रोटॉन है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है यल, वह दिया गया है 0.53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर दिया गया है, ठीक है? तब आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होगा। दो केसों में बताना है आपको। बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए यदि पहला दोनों ही आवेश स्थिर हो, यानी वे दोनों विरामावस्था में हो तो
पहला यह ज्ञात करना वैद्युत द्विध्रुव कब, जब दोनों ही चार्ज रुके हुए हों तब। दूसरा आपको ज्ञात करना बी नंबर में, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए तब। दो प्रश्न है, एक ही सवाल कि हमने बताया कि यदि दोनों आवेश विरामावस्था में, तब बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश कितना हो। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने लग जाए तब वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा ना। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला निकालते हैं, आंसर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं कि दोनों आवेश विरामावस्था में, आवेश क्या हो जाएंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश के परिमाण होते हैं वो सेम होते हैं, तो क्या हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। बीच की दूरी यल दी गई, यल क्या दिया गया है 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर दिया गया है। पहले केस में निकाल ले, पहले केस के लिए। ठीक है, तो द्विध्रुव क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या जानते हैं, क्यू एल जानते हैं आप, तो पी बराबर क्या मिलेगा, क्यू का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10⁻19, यल कितना दिया गया 0.53 इंटू 10⁻12 दिया गया है ना, -12। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, क्या इसका गुणा इसमें करें 16 3 48 16 85 यानी 848 हो जाएगा। ठीक है, और 0.3 अंक के बाद यानी 0.848 हो जाएगा, और 19 में 12 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 10⁻31 और कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली सॉल्व करें तो इसको इस दशमलव को यहां पर ले जाएंगे तो एक वैल्यू यहां बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 8.48 गुणे 10⁻32 और हो जाएगा ये कूलम मीटर हो जाएगा। यह वैल्यू निकल के आ जाएगी जब दोनों ही चार्ज विरामावस्था में होंगे तब वैद्युत द्विध्रुव निकल के यह आएगा। सेकंड केस की बात कर लेते हैं बी नंबर में, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने लगेगा तब बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के पास आके घूमने लगेगा तो उसकी दूरी बहुत कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो आवेश होंगे उसके धनावेश और ऋणावेश एक ही केंद्र पर लाई करने लगेंगे, यानी ये जो दूरी है वो लगभग 0 के करीब हो जाएगी, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो जाएगा लगभग संपाती हो जाएंगे। जब यल का मान ही 0 लगभग हो जाएगा तो पी का मान क्या हो जाएगा उस बिंदु पर 0 हो जाएगा, यानी जब वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने लगेगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती हो जाएंगे, जिस वजह से वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फटाक से आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम लोग अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसे फटाक से नोट कर लें।